अभी तक हमने ऊष्मामिति में क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। ऊष्मामिति में हमने स्टार्टिंग से ही ये पढ़ा है कि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऊष्मा क्या होती है। एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि बेसिकली ऊष्मा क्या है। जब हम किसी चीज ताप अंतर के कारण दो वस्तुओं में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो हम उसको ऊष्मा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा होती है किसके कारण? ताप के कारण। जितना ज्यादा ताप होगा आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी जो होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी, उनके कंपनों के आयाम की वजह से उसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो ताप का सीधा रिलेशन आंतरिक ऊर्जा से, और आंतरिक ऊर्जा का फ्लो होना, आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होना ही ऊष्मा कहलाता है। किसके कारण? ताप अंतर के कारण। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने सोचा कि भाई ये ऊष्मा हम देते हैं तो कहाँ कहाँ खर्च होती है। तो हम देखते हैं कि ऊष्मा किसी ठोस को का ताप बढ़ाने में भी यूज होती है या उसकी अवस्था परिवर्तन में यूज होती है। तो अवस्था परिवर्तन में यूज हो रही है तो हम ऊष्मा की कैलकुलेशन कौन से फॉर्मूले से करते हैं? Q बराबर ml से। और अगर उसका ताप बदल रहा है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो Q बराबर ms डेल्टा T से। क्योंकि जब हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देते समय ताप में परिवर्तन होगा तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है, वो ऊष्मा कहाँ जाती है। तो उसके लिए उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए? उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका है Q बराबर ms डेल्टा T। और अगर वो पिघलने लगे, अपनी अवस्था बदलने लगे, ठोस से लिक्विड या द्रव में बदल रही है, द्रव से गैस या वाष्प में बदल रही है, तो अगर वो अपनी अवस्था परिवर्तन कर रही है तो ऊष्मा लेने का तरीका या देने का तरीका होगा Q बराबर m इंटू एल। उस केस में उसकी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमने उसकी कैलकुलेशन करने के दो फॉर्मूले रट लिए। फिर हमने पढ़ा था एक ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का फॉर्मूला होता है m इंटू एस। m इंटू एस को कहते हैं ऊष्माधारिता, यानी कि पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ms बोलते हैं, m इंटू एस। तो कहीं पर भी अगर सवाल में ms बोल दिया या फिर ऊष्माधारिता बोल दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि वहां पर आपको डायरेक्ट m इंटू एस का गुणनफल दे दिया। और दूसरी चीज है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जल तुल्यांक। जल तुल्यांक क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा को हम उसके भार से नहीं निकालते, ना उसकी विशिष्ट ऊष्मा से निकालते। अगर हमें बोल दिया कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक 50 ग्राम है, यानी कि 50 ग्राम पानी जितनी ऊष्मा लेगा वो वस्तु उतनी ही ऊष्मा ले रही हो, तो 50 ग्राम पानी के द्वारा ली गई ऊष्मा निकाल दो ms डेल्टा T से, तो वो उसका इक्विवेलेंट, उसकी तुल्य ऊष्मा निकल जाएगी। तो हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने कैलोरीमीट्री का सिद्धांत पढ़ा, ऊष्मामिति का सिद्धांत पढ़ा। ऊष्मामिति का सिद्धांत तो हमने क्या पढ़ा? ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। अगर कोई ऊष्मा का लॉस पूरे एनवायरनमेंट में नहीं है, जो कि हम कैलोरीमीटर के नाम के एक पात्र में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो ऊष्मा ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊष्मामिति का सिद्धांत, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। इसके बेसिस पर हमने कई क्वेश्चंस किए थे। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा के हिसाब से पानी को मिलाया था तो मिश्रण का ताप निकाला था। फिर हमने जो है बर्फ और पानी को मिलाया, बर्फ पानी को मिलाया तो मिश्रण का ताप और मिश्रण में किस तरह की अवस्था है। फिर हमने भाप और पानी को मिलाया तो मिश्रण का ताप और मिश्रण में किस तरह की अवस्था है निकाली थी। तो और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसमें हम, और जैसे हमने पानी, भाप और बर्फ को तीनों को मिला सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और। मान लो आप भाप और ले लेते हैं बर्फ। मतलब भाप और बर्फ को मिलाते हैं। भाप और बर्फ को अगर मिलाएंगे तो भाप और बर्फ को मिलाने पर एक तरफ भाप दे दी होगी, एक तरफ आइस दे दिया। मान लो आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस की भाप और स्टीम दे दी, और यहां पर आपको दे दिया है 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है जिसका जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। ये सवाल समझे,
100 डिग्री सेल्सियस की भाप है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। मिलाने पर मिश्रण का ताप तथा मिश्रण की अवस्था ज्ञात करो। हमें यह बताना है कि जब बर्फ को और भाप को मिला देते हैं तो क्या होगा, कितना उसका ताप होगा और उसमें किस तरह की अवस्था होगी। बर्फ होगा, पानी होगा, भाप होगी, मिक्सचर में क्या क्या बचेगा। तो एक कॉमन टेम्परेचर ले सकते हैं कोई भी, चाहे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर लिया हो दोनों को या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया हो। तो मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं। मान लो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है, 10 ग्राम है। ये पहले अगर इस 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ रही, ये 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ रही है, तो कौन से फॉर्मूले से हीट इसमें से ली जा सकती है। तो ये m इंटू एल से ली जा सकती है, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो Q बराबर ml। L कितना होता है ये आपको पहले से याद होना चाहिए कि भाप का L कितना होता है, जिसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। किसकी? भाप की। भाप की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, LV भी लिख सकते हैं, भाप की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो कि 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। और अगर गलन की गुप्त ऊष्मा बोले, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब गलन की। तो LF से लिख देते हैं, ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये किसके लिए है? भाप के लिए। और ये किसके लिए है? बर्फ के लिए। ओके। अब इसने कितनी ऊष्मा निकाल दी यहां से 100 डिग्री के पानी में आने के लिए? M कितना था? 10 ग्राम। L कितना है? 540। चलो जी, 5400 कैलोरी ऊष्मा ये दे सकता है अपने अंदर से अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ जाए। लेकिन देखना यह है कि इतनी ऊष्मा से ये बर्फ क्या 100 डिग्री तक पहुंच पा रहा है या उससे पहले ही पहुंच पा रहा है, ये इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। चलिए अब बर्फ की बात करते हैं। ये 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ जो है, आइस जो है, जब हम इसको ऊष्मा दे देंगे या ऊष्मा लेगा भाप में से, तो ऊष्मा लेगा तो पहले क्या करेगा? 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगेगा ml से। तो Q1 मान लेता हूं, 20 ग्राम है, L की वैल्यू 80 है, तो 8 दूनी 1600 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी 0 डिग्री के वाटर में। यस, इसका मतलब ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 54,000 कैलोरी ऊष्मा 100 डिग्री तक आने में से निकाल दी और इसमें से इसने 1600 ले ली होगी, तो ये 0 डिग्री का बर्फ पिघल करके 0 डिग्री के वाटर में बदल गया। लेकिन अभी और भी ऊष्मा चाहिए और इसके पास है भी, तो ये अगर 100 डिग्री तक पहुंच जाए, तो अगर मैं इसे 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक पहुंचा दूं, तो इसको कितनी ऊष्मा चाहिए? ताप बदला, तो यानी कि ms डेल्टा T से लगा देंगे। m कितना? 20, s की वैल्यू कितनी? 1, डेल्टा T कितना? 100 माइनस 0, या जी ये आ गया आपके पास 2000 कैलोरी। यानी कि इसको 0 डिग्री के बर्फ से 100 डिग्री के पानी में बदलने के लिए कुल ली ऊष्मा कितनी होगी? कुल आ जाएगी 1600 प्लस 2000, यानी कि 3600 कैलोरी। यस, इसका मतलब देखो ध्यान से, डेटा पर देखो, ध्यान फोकस करो। इसको 100 तक आने के लिए 54,000 कैलोरी ऊष्मा थी, इसको 100 तक पहुंचने के लिए 3600 चाहिए। 5400 कैलोरी थी, सॉरी 5400 कैलोरी थी इसके पास, और इसको 3600 कैलोरी ऊष्मा ही चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। यानी कि पूरा मिक्सचर 100 तक पहुंच जाएगा अगर इसको इसमें से 3600 मिल जाए। ठीक है, 3600 मिल जाएगी तो 100 तक पहुंच जाएगा और ये भी 100 पा जाएगा, लेकिन कुछ ऊष्मा और बच जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा बर्फ पिघल के 100 के पानी में तो बदलेगा ही, और ये खुद भी 100 के पानी में है, तो मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। यानी कि मिश्रण का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो इसमें ये अकल लगानी पड़ती है कि मिश्रण का ताप क्या होगा, कि हाँ सारा का सारा मिश्रण 100 पे पहुंच चुका है। अब इसमें कोई आप इक्वेशन मत बनाए, नहीं तो उसमें आंसर आ जाएगा और वो गलत आ जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से सोचना है कि भाई कितना लेना है, कितना देना है, उसके पास उतनी वैल्यू है भी कि नहीं। हाँ 5400 में से 3600 ले लेगा, अभी भी उसमें और बचेगी इसके पास, तो वो बची उष्मा क्या करेगी, वो बची उष्मा 100 डिग्री का जो पानी बना उस 100 डिग्री के पानी को दी जाएगी। तो वो 100 डिग्री के पानी में से उसको भाप में बदलना शुरू कर देगा। लेकिन कितनी भाप बदलेगा वो उस बची उष्मा के हिसाब से होगा, क्योंकि पूरे को तो भाप में बदलने के लिए बहुत उष्मा चाहिएगी। पूरे को भाप में बदलने के लिए तो इसको ही 5400 चाहिए 10 ग्राम को ही, तो ये 20 ग्राम हो रहा तो सारा तो भाप में बदलेगा नहीं। तो 20 और 10 30 ग्राम पानी में से कुछ बदल जाएगा। कितनी उष्मा बची होगी, तो बची उष्मा से भाप में बदलेगा। तो Q बची उष्मा कितनी, 5400 माइनस 3600, तो कितना आ गया 1800 कैलोरी। ये क्या करेगी, यह उष्मा 100 डिग्री सेल्सियस का 10 + 20 बराबर 30 ग्राम पानी को भाप में बदलेगी। ये क्या करेगी, भाप में बदल देगी। तो मान लो M डैश है, माना M डैश भाप बदली। अगर M डैश भाप बदली तो Q बराबर M डैश L से लगा देंगे। Q कितनी बची 1800। M डैश वो मास है, वो द्रव्यमान है जो भाप में बदला, और भाप की विशिष्ट उष्मा 540। तो M डैश कितना 1800 बटे 540, इससे कट गया। तो 18 धाम 180, 18 × 54, 10 बटे 3 किलोग्राम, 3.33 बोल सकते हो, 3.33 किलोग्राम। इतनी भाप बदल गई। तो पानी कितना है, पानी कितना होगा भाई, पानी 20 ग्राम पानी तो पहले से ही था, प्लस 10 ग्राम भाप में से 10 बटे 3 ये भाप निकाल दो। 20 ग्राम पानी तो ये था ही पहले से 100 डिग्री का, और 10 ग्राम भाप में से 10 ग्राम जो पानी बदला था, ये भी 10 ग्राम पानी बदला था ना, ये 10 ग्राम था। इसमें से पूरे में से 30 में से, ऐसा कर लो, टोटल 30 ही कर लो, वैसे 10 और 30, तो 30 में से 10 बटे 3 इतना पानी बचेगा, क्योंकि तो भाप में बदल गया ना। तो 90 माइनस 10 80 बटे 3 किलोग्राम। ठीक है। अरे भाई 10 ग्राम पानी तो यहाँ पे था और 20 ग्राम पानी यहाँ पे था, टोटल 30 ग्राम पानी था, उसमें से 10 बटे 3 किलोग्राम, 3 ग्राम पानी, सॉरी किलोग्राम नहीं ग्राम, इतने ग्राम पानी इसमें बचेगा और इतने ग्राम भाप बचेगी। और मिश्रण का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि पूरा मिश्रण 100 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। अब इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई जो ली गई उष्मा और दी गई उष्मा है वो कम है ज्यादा है, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन सोचें, क्योंकि ये डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसी के हिसाब से आपको इसमें अकल लगानी होगी। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसी तरह की। मान लीजिएगा 10 ग्राम भाप है और 100 डिग्री सेल्सियस पर है। 10 ग्राम भाप है और 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और 5 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर है। 5 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। मिलाने पर मिश्रण का ताप तथा अवस्था ज्ञात करो। मिश्रण का कितना ताप और कितनी उसकी अवस्था है, ये क्या उसमें पानी बचा, भाप बचा, बर्फ बचा, ये सब बताना है। तो कोई भी कॉमन टेम्परेचर आप ले सकते हो, कोई भी कॉमन टेम्परेचर मान लो आप इसमें चाहे 0 ले लो और चाहे आप इसमें
100 डिग्री सेल्सियस ले लो, ये आपकी चॉइस है, उसी के हिसाब से आपको करना होता है। तो मान लो कि कॉमन टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस तक ला रहे कि 10 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है। 0 तक ला के देख लेते हैं क्वेश्चन में कि भाई जैसे बर्फ भी है, इस वाले में पहले वाले में 100 तक ला के रखा था, अब 0 पे देख लेते हैं। चलो जी, इसमें अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में लाए तो उसमें से कितनी ऊष्मा निकल जाएगी? इसमें से निकल जाएगी Q बराबर ml, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस में ही है, 10 ग्राम पानी में आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी? Q1 बराबर m की वैल्यू आ गई 10, L की वैल्यू आ गई 540, तो 5400 कैलोरी ऊष्मा आ गई। ओके, अब ये मैं से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर लेकर आता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक, अगर वहां तक आ जाए, इसमें से इतनी ऊष्मा निकाल लो और वो दे दो उसे, तो क्या होगा? तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक ले आए आप, तो क्या Q बराबर ms डेल्टा T लगाना पड़ेगा? यस। तो कितना आ जाएगा? 10, S की वैल्यू 1 और डेल्टा T कितना? 100 माइनस 0 जी, ये आ गई 1000 कैलोरी ऊष्मा। तो 10 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए 5400 कैलोरी 5400 कैलोरी लेती है, और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए क्या करता है? 1000 कैलोरी ऊष्मा लेता है ms डेल्टा टी से। तो कुल दी गई ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस के पानी तक आने के लिए कितनी? 5400 प्लस 1000, 5400 तो आ जाएगी 6400 कैलोरी। ओके, अच्छा, अब 0 डिग्री सेल्सियस का, अब इस पे क्या हो गया? इतनी कैलोरी ऊष्मा निकाल जाने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको देखते हैं। भाई 50 ग्राम पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में लाना है तो ये 50 ग्राम पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा निकालेगा 0 से 0 में? यस, Q बराबर ml, m कितना 50 ग्राम, L कितना 80, हाँ जी 50 ग्राम, और L कितना 0 डिग्री सेल्सियस से 8 पंजे 40, 4000 कैलोरी ऊष्मा अगर उसको मिल जाए तो ये पूरी तरह से पिघल करके 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल जाएगा। और यस, इसके पास तो 0 तक आने के लिए इतनी ऊष्मा निकाल सकता है अपने अंदर से, वो उतनी ऊष्मा से ले सकता है। तो 6400 कैलोरी में से 4000 कैलोरी लेने के बाद भी ऊष्मा बच जाएगी। कितनी बचेगी? 6400 में से जाकर के 2400 बच जाएगी। 6400 में से 4000 गए तो 2400 बच जाएगी। ठीक है, अब 2400 कैलोरी ऊष्मा क्या करेगी? 2400 कैलोरी ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी बचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 50 ग्राम ये 10 ग्राम ये, तो टोटल 60 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका होगा, तो उसको 2400 कैलोरी ऊष्मा और मिलेगी, तो उसका ताप बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस का 24 डिग्री सेल्सियस का 10 प्लस 50 इक्वल टू 60 ग्राम पानी, बची हुई ऊष्मा Q बराबर कितनी? 6400 और 4000, 2400 ऊष्मा को लेगा, इतनी ऊष्मा को लेगा और अपना ताप बढ़ाएगा। माना T तक बढ़ाया तो ये T निकालना पड़ेगा, मान लिया T तक बढ़ाया तो ये T निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो 2400 Q बराबर ms डेल्टा T से लगेगा, क्योंकि ताप बढ़ रहा है, Q बराबर कितना हो गया? 2400 कैलोरी है।
भाई आपने इन दोनों को मिलाने के बाद पूरा मिक्सचर 0 पर ले आए, आप चाहते तो 100 पर भी ले आते तब भी होता, तो तब भी सेम आंसर आ जाता, लेकिन दोनों तरीके से कर ले, क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने 100 पर ला करके करा, इसको 0 पर ला करके कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसको 24 से इक्वल टू m की वैल्यू कितनी 60, s की वैल्यू 1, डेल्टा t कितना t माइनस 0, क्योंकि 0 पे तो आ ही गया था पानी। अब इसका टेम्परेचर तो इस ऊष्मा से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा और t मान लिया, यस t की वैल्यू कितनी 2400 अपॉन 60, ये कट जाएगा तो 6 चौक 24, 40 डिग्री सेल्सियस पर मिश्रण का ताप होगा। ये क्या होगा, मिश्रण का ताप, ये मिश्रण का ताप होगा। और अवस्था क्या होगी, अवस्था होगी 60 ग्राम पानी, 60 ग्राम पानी की अवस्था इसमें होगी। इस तरीके से हमें अवस्था की बात करनी होती है और कितना ताप उसमें बचा होता है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इसी तरह की और एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हम तीनों मिक्स कर दें, हमने क्या करा, भाप को और आइस को मिक्स किया, अब हम तीनों को मिक्स कर देते हैं। हालांकि बहुत रेयर केस है तीनों को मिक्स करने वाले क्वेश्चन आए। चलो जी, अगर हमारे पास आइस भी है, बर्फ प्लस वाटर प्लस स्टीम, भाप प्लस स्टीम, अगर हम इन तीनों का मिक्सचर ले ले तो तीनों का एक डाटा ले लेते हैं। मान लीजिएगा आपने पानी लिया, पानी है अपने पास 80 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस पर, इसको मिक्स करा और इसको भी मिक्स करा, आइस को भी, स्टीम भी, सब ले लिया। तो 40 ग्राम आइस लिया, बर्फ लिया, जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पर है। स्टीम ले ली, भाप कितने पर, भाप ले ली हमने 100 ग्राम की 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो तीनों को मिलाया, सवाल वही है, सवाल क्या होगा, मिश्रण का ताप, मिश्रण का ताप तथा मिश्रण की अवस्था, अवस्था स्टेट, स्टेट क्या है इसकी, किस स्टेट में है, अवस्था ज्ञात करो। ठीक है, चलो जी, अवस्था ज्ञात करते हैं। और अब देखो, कोई भी एक कॉमन टेम्परेचर ले लो, 0 पर ले लो, 100 पर ले लो। जनरली तो भाप पे बहुत उष्मा होती है भाप में, क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा है वो कितनी है 540, यानी कि 1 ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए 540 उष्मा चाहिए इसको। तो ऐसा करो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देते हैं सबको, ताकि आपको, क्योंकि 100 ग्राम भाप है तो बहुत सारी भाप है। तो ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। क्या होगा, 40 डिग्री से 100 डिग्री के पानी में, 100 डिग्री के पानी में ले आते हैं। अगर 100 डिग्री के पानी में लाते हैं तो उसको कितनी उष्मा चाहिए, अगर 100 डिग्री के पानी में लाते हैं तो इसको कितनी उष्मा की जरूरत होगी। तो क्या होगा, Q बराबर ms डेल्टा टी, m कितना 80, s कितना 1, डेल्टा टी कितना 100 माइनस 40, तो कितना आ गया 80 इंटू 60, 4800 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। इससे कितना आ जाएगा, पानी ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। इसको भी 100 तक पहुंचाते हैं, देखते हैं 100 तक पहुंचने में इसको कितनी चाहिए। चलो जी, पहले तो लेकिन क्या होगा, -20 से 0 के आइस में आएगा, तो यहाँ पे कितनी उष्मा आएगी, Q बराबर ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी में कितना आएगा, m 40, s कितना
0.5 डेल्टा टी कितना 0 माइनस ऑफ -20, तो इससे डेसिमल चली जाएगी 5 चौक 20 और 20 400 कैलोरी उष्मा लेकर के तो इसमें आ जाएगा, है ना। अब 0 डिग्री के आइस से 0 डिग्री के वाटर में बदलेगा, तो यहां पर उष्मा कैसे लेगा ml से। m कितना, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो m कितना है 40 ग्राम इंटू 80, तो 8 चौक 3200 कैलोरी, इतनी यहां ले लेगा। फिर इसके बाद इसको बदलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेंगे अगर, तो ये कितनी उष्मा लेगा, Q बराबर ms डेल्टा टी। m कितना 40, s की वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना 100 माइनस 0, क्योंकि 0 पे तो था ही है, 100 पे आ गया, तो कितना आ गया 4000 कैलोरी। तो कुल कितनी ली बर्फ ने उष्मा, बर्फ ने कुल कितनी ली उष्मा 400, 3200, 3600 और 4000, तो टोटल 7600 कैलोरी उष्मा अगर इस बर्फ को मिल जाए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में पहुंच जाएगा। अच्छा जी, सबसे ज्यादा ताप की चीज ये है, ये उष्मा दे सकती है, तो इसको 100 डिग्री 120 डिग्री से पहले तो क्या होगा 100 डिग्री की भाप में बदलेगी, तो ताप बदला, तो Q बराबर ml, m कितना 100 ग्राम, L कितना 540 होता है इसका, तो 54,000 कैलोरी उत्तरी। इसका तो बहुत उष्मा है, इसका मतलब ये इन सबको इस टेम्परेचर तक पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन अभी सिर्फ 100 की भाप तक ही आई, अभी तो 100 के पानी पे लाना, चलो जी ले आओ 100 डिग्री सेल्सियस का पानी तक पहुंचा दिया जाए तो कितनी उष्मा 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये गलत हो गया, अरे ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो ml से थोड़ी लेगा उष्मा, किससे लेगा ms डेल्टा टी से, ms डेल्टा टी से लेगा। इस बात का ध्यान रखें, कैलकुलेशन गलत ना हो, कॉन्सेप्ट गलत ना हो। m की वैल्यू आपके पास 100, s की वैल्यू n, डेल्टा टी की वैल्यू 120 माइनस 100, यानी कि 100 इंटू 20 मतलब 2000 कैलोरी उष्मा। ओहो, 2000 कैलोरी उष्मा अगर इसमें से निकाल ली जाए तो ये भाप 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है 100 डिग्री के पानी में, ये कहां तक पहुंच चुका था, ये भी 100 डिग्री का पानी में बदल चुका है, तो सब कुछ 100 डिग्री के पानी पर ला करके देखते हैं। हाँ जी, 100 डिग्री के पानी की बात अगर करें तो इसको लाने के लिए यहाँ पर देखो ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, जब यह ताप में परिवर्तन नहीं हुआ तो Q बराबर m इंटू एल, और m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू है भाई साहब 100 ग्राम और l की वैल्यू 540। ओफो, यहाँ तो बहुत ज्यादा उष्मा है भाई, इसका मतलब 54,000 कैलोरी उष्मा से निकाल दें अगर, तो इसके पास इतनी उष्मा इतनी इन सबको दे देगा और तब भी बच जाएगी। देखो इसको तो कितनी चाहिए 4800, इसको कितनी चाहिए 7600, इसको पास कितनी है 54,000 प्लस 2000 56,000, तो भाप द्वारा दी गई उष्मा, भाप द्वारा दी गई उष्मा कितनी 54,000 प्लस 2000 इक्वल टू 56,000 कैलोरी। इसका मतलब इसमें तो उष्मा बदल जाएगी, इस उष्मा में से ये लेने के बाद ही बच जाएगी कुछ उष्मा, तो कितनी उष्मा बच जाएगी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहां पर 120 में ये ms डेल्टा टी, ओके, यहां पर s की वैल्यू 0.5 लेंगे भाई। अरे विशिष्ट उष्मा कितनी होती है भाप की 0.5 लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 50, और ये आ जाएगी 1000, और ये आ जाएगी आपके पास 1000 का मतलब 55,000 कैलोरी। हाँ भाई ध्यान से सुने दोबारा से, यहां पर 120 से 100 तक आया तो ताप में परिवर्तन हुआ, तो ताप की विशिष्ट उष्मा होती है 0.5, भाप की 0.5 विशिष्ट उष्मा हो गई, तो ms डेल्टा टी से इस उष्मा को निकाला 1000 कैलोरी।
फिर 100 की भाप 100 के पानी में बदल गई, जिससे ml के हिसाब से 54,000 कैलोरी ली। तो कुल ऊष्मा इसके पास 55,000 कैलोरी है। इस 55,000 में से कौन कौन खाएगा? पानी खा जाएगा केवल 4800, 7600 ये खा जाएगा। तो कितनी ऊष्मा ले लेगा? तो कुल बची हुई ऊष्मा बची कितनी होगी? कुल बची ऊष्मा 55,000 माइनस कितनी? 4800 और 7600, इनको जोड़ लो। 4800 प्लस 7600 कितना जाएगा भाई? 55,000 माइनस 0 0, 8 और 6 14, हासिल को लगा 1, तो 7 और 5 12, तो 12,400 कैलोरी ऊष्मा लेने के बाद इस पूरे 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के पास इतनी ऊष्मा बच जाएगी। ये कितनी बचेगी भाई? देखो 0 0, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बची कितनी? 52,600 कैलोरी ऊष्मा। इतनी ऊष्मा और भी ज्यादा बच गई भाई, ठीक है। कितनी? 55 में से 12,000 जाके तो 42 है ना। यहाँ पे कितने बच गए? 0 आ गई, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा? 4 में से 2 गए 2, 5 में से गया 4। इतनी ऊष्मा अभी भी बची हुई है, और इस केस में 100 डिग्री सेल्सियस का कुल पानी है। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है। तो पानी कितना है भाई? 80 ग्राम, 40 ग्राम और 100 ग्राम। 80 प्लस 40 प्लस 100, तो 8 4 220 ग्राम पानी। 220 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। लेकिन इतनी ऊष्मा और है, तो ये ऊष्मा क्या करेगी? ये इसको भाप में बदल देगी। तो माना m' ग्राम भाप बदलती है। चलो जी बदलते हैं, तो कितना? m' कितना? 4 2 6 0 बराबर m' इंटू 540, इससे कट जाएगा, और m' की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से m' की वैल्यू निकालने के बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअल में। 4260 अपॉन 54 लगभग आएगी 710/9, तो m' आ जाएगा 7 63 9 63, और बचे 8 80, तो 80 बचने का मतलब 9 9 81 79 ग्राम लगभग। इतने ग्राम क्या है? भाप है। तो पानी कितना बचा फिर? पानी 220 में से 79 घटा दो, तो ये बचेगा कितना? 141 ग्राम। 141 ग्राम। और सब कुछ कितने टेम्परेचर पर है? सब कुछ किस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आंसर क्या बोलेंगे कि मिश्रण का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है और 141 ग्राम पानी है और 79 ग्राम भाप है। तो यानी कि मिश्रण का ताप कितना है? मिश्रण का ताप बराबर 100 डिग्री सेल्सियस 79 ग्राम, यह आंसर हुआ। 79 ग्राम भाप, 141 ग्राम पानी, इतना इसका आंसर बैठेगा। क्लियर? तो कैसे भी वैरायटी आ जाए, मेरे ख्याल से सब समझ सकते हैं कि कौन क्या किस तरीके से उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, कैसे उष्मा ली रही है, जा रही है। ठीक है। अच्छा, हमने जल तुल्यांक की बात की थी। जल तुल्यांक पर बेस क्वेश्चन नहीं देखा, वो भी देख लेते हैं। जल तुल्यांक का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा ले। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें एक बर्तन है। इस बर्तन में पानी है 250 ग्राम पानी, जो कि 0
0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसमें पानी भी है और बर्फ भी है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही है। बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर और इसकी वैल्यू दे रखी है 200 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर भाप को मिला दिया, भाप को मिलाया और भाप कितनी मिलाई, भाप मिलाई है 200 ग्राम भाप है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर थी, इसको उसमें मिला दिया। ठीक है, तो ये कोई कैलोरीमीटर ही मान लो, ऊष्मा मापी मान लो इसको, कोई ऊष्मा मापी दिया हुआ है। तो अब ऊष्मा ये भी लेगा, ये भी लेगा, सभी लेंगे, इसका भी ताप 0, पानी का भी ताप 0, इसका भी ताप 0। क्लियर? जब इसका भी ताप 0 है, इसका भी ताप 0 है, तो आपको इस ये भी विशिष्ट ऊष्मा, इसकी भी होनी चाहिए थी विशिष्ट ऊष्मा, इसका भी होना चाहिए था द्रव्यमान, लेकिन वो दिया ही नहीं। तो बर्तन का क्या दिया, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक दिया, जल तुल्यांक, यानी कि ये बर्तन या ये कैलोरीमीटर उतनी ही ऊष्मा लेगा जितना सा जल तुल्यांक, बराबर कितना दे रखा, 50 ग्राम। 50 ग्राम यानी कि जब इसकी ऊष्मा की बात की जाएगी तो उसकी ऊष्मा किसके बराबर होगी, 50 ग्राम पानी जितनी ऊष्मा ले रहा होगा उतनी ऊष्मा के बराबर होगी। तो जल तुल्यांक से ये फायदा है कि अब आपको उस बर्तन की डेटा देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जितनी ऊष्मा ये बर्तन लेगा उतनी ही ऊष्मा 50 ग्राम पानी ले रहा होगा, तो 50 ग्राम पानी की ऊष्मा निकाल लो और वही उस बर्तन की ऊष्मा होगी। अच्छा, अब देगा कौन ऊष्मा, भाप, लेगा कौन ऊष्मा, ये। तो सवाल क्या होगा फिर, वही मिश्रण का ताप और अवस्था। सवाल क्या है, मिश्रण का ताप तथा अवस्था, मिश्रण का ताप तथा अवस्था ज्ञात करें। चलो जी करते हैं। कौन कौन ऊष्मा लेगा भाई, पानी लेगा, बर्फ लेगा, बर्तन लेगा, और देने वाली चीज वह है। तो कितने टेम्परेचर पर लिया है, सबको ही, सभी को लेकर आ जाते हैं, 0 डिग्री पर ले आते हैं पहले। हाँ जी, तो कोई भी तरीके से कर सकते हैं, या तो 0 डिग्री पर ले जाओ या 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओ, ये आपकी चॉइस है कि आप कॉमन टेम्परेचर 0 पर लाते हो पूरे सिस्टम को, कि भाई ये 0 तक पहुंचने में 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में ले आओ, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में ले आओ, ये आपकी चॉइस है। उसी हिसाब से किसके पास कितनी ऊष्मा है उसकी कैलकुलेशन कर ली जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं, मान लो कि पूरे सिस्टम को क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन में माना 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी पर पूरे सिस्टम को लेके आते हैं, पूरे निकाय को 100 मान लेंगे, 100 पे लाते हैं। तो 100 पर आने के लिए पहले तो भाप की बात करते हैं। तो ये भाप है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप थी, 200 ग्राम है। तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा देगी, क्या ये Q बराबर ml से देगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ताप में कोई अंतर नहीं आया। तो 200 इंटू 540, तो कितना आ गया, 54 दूनी 108, 108 और 3 0 10,000, ये आगे कितनी, 1,08,000 कैलोरी ऊष्मा। इतने कैलोरी ऊष्मा इसके पास है, तो ये इतनी ऊष्मा यहाँ दी जा सकती है। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी पे लाना समझदारी है, क्योंकि इसके पास बहुत ऊष्मा है, ये इतनी ऊष्मा दे करके इनको यहाँ तक पहुँचा सकती है। अब वो इतनी ऊष्मा इनके पास, इनको कितनी चाहिए उसकी गणना कर लेते हैं। चलो जी, पानी को भी पहले तो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से 100 डिग्री सेल्सियस का पानी में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर कैसे लेगा, Q बराबर ms डेल्टा टी। m कितना, पानी कितना था भाई 250 ग्राम, s कितना 1, डेल्टा टी कितना 100 माइनस 0 100, तो ये आगे कितनी 25,000 कैलोरी। पानी ने तो इतनी ली। चलिए बर्फ की बात कर लेते हैं। बर्फ कितने पर है, 0 डिग्री का बर्फ है। तो पहले क्या होगा, 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री के पानी में बदलेगा, फिर क्या होगा, 0 डिग्री का पानी
100 डिग्री के बर्फ से पानी नहीं रहेगा, तो कितनी ऊष्मा ली, यहां से यहां तक ml, m कितना, बर्फ का m दे रखा 200। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। L कितना 80, तो आ गई 16,000 कैलोरी, और ये कितनी लेगा, Q बराबर ms डेल्टा T, तो ये कितनी आ गई m 200, S की वैल्यू 1, डेल्टा T कितना 100 माइनस 0, तो ये आ गई कितनी 20,000 कैलोरी। तो इसने कितनी ली, 16 प्लस 20 कुल 16,000 प्लस 20,000, तो कितनी आ गई 36,000 कैलोरी। 25,000 इसने ली, 36,000 कैलोरी इसने ली, ठीक है। अभी लेकिन बर्तन भी तो लेगा, तो बर्तन का भी ताप बदलेगा 0 से लेके 100 तक, तो ms डेल्टा T के हिसाब से ऊष्मा लेगा। लेकिन ना तो बर्तन की क्या दे रखी, विशिष्ट ऊष्मा, ना बर्तन का द्रव्यमान दे रखा, हाँ, लेकिन बर्तन का जल तुल्यांक दे रखा। इसका मतलब फिर समझो कि भाई जितनी ऊष्मा 50 ग्राम पानी ले रहा होगा उतनी ही ऊष्मा बर्तन ले रहा होगा। इससे यही तो फायदा है कि बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा, बर्तन का द्रव्यमान देने की जरूरत ही नहीं है, बर्तन का जल तुल्यांक दे दिया, यानी कि 50 ग्राम पानी की निकालो, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा हमेशा ही पता है 50 इसकी 1 होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा तो हमें हमेशा पता है, तो पानी की हेल्प से ऊष्मा निकाल लो और वही बर्तन की होगी। तो बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा, तो बर्तन या कैलोरीमेट्री, बर्तन द्वारा ली गई कितनी, ms डेल्टा T, तो ms डेल्टा T में m कितना 50, s किसका, क्योंकि 50 ग्राम पानी उतनी ऊष्मा ले रहा होगा जितनी बर्तन ले रहा होगा, तो 50 ग्राम पानी के निकाल लेना, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा लेंगे, तो 1 इंटू डेल्टा T कितना 100 माइनस 0, तो ये आ गई इतनी 5,000। चलो जी, तो कुल ली गई ऊष्मा कितनी हो गई भाई, 25,000 तो 1 हो गई, और 36,000 1 हो गई, और 5,000 1 हो गई, तो कितने आ गए 0 0, 5 और 5 10, और 6 16, असली को लगा 1, 3 2 5, और 1 6, 66,000 कैलोरी ऊष्मा अगर इसमें से ले ली जाएगी तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी पर पहुंच जाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के पानी पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे पास तो बहुत ऊष्मा है, इसका मतलब आसानी से सबको 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई तो 1,80,000 है, 1,08,000 है, 1,08,000 में से 66,000 कैलोरी ऊष्मा ये सब लेकर के, ये बर्तन भी ये पानी भी लेकर के उबलने लगेगा, और उबलने के बाद उसके पास और ऊष्मा बच जाएगी, तो ये ऊष्मा क्या करेगी, ये ऊष्मा उस पानी का ताप बढ़ाएगी। तो इस समय कितना पानी हो चुका होगा, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी कितना होगा टोटल पानी, 250 तो 1 हो गया है ना, और 200 ग्राम 1 हो गया, और कितना 200 ग्राम 1 हो गया, तो कितना आ गया 400 और 650, 600 ग्राम पानी का ताप 100 पर आने के बाद जो ऊष्मा बचेगी वो उसको क्या करेगी, उसको बदल देगी भाप में। तो कुल बची ऊष्मा बची कितनी 10, 8,000, 66,000, घटा दो उसमें से कितनी बच रही
0 0, 8 में 6 गए 2, 10 में 6 गए 4, इतने कैलोरी ऊष्मा बराबर। अब मान लो कि m डैश मास m डैश द्रव्यमान ऊष्मा में बदल गया, भाप में बदल गया, तो Q बराबर m डैश इंटू L। L कितना होगा 540, क्योंकि भाप में बदल रहे। तो भैया इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ से m डैश की वैल्यू आ गई कितनी, इसे सॉल्व कर लेंगे। m डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4200 अपॉन 54, तो 6 नीम 54, 6 सत्ते 42, इतने ग्राम भाप होगी, इतने ग्राम भाप हो जाएगी इसमें। और जितने ग्राम भाप होने के बाद पानी कितना आएगा, पानी कितना आएगा 650 था पानी, तो 650 में से 700/9 माइनस कर देंगे, और माइनस कर देने पर जितना भी बचेगा वो आ जाएगा लगभग 572.2 ग्राम। तो इतने ग्राम पानी है, इतने ग्राम भाप है, और सब कुछ कितने पर है 100 डिग्री सेल्सियस मिश्रण का ताप है। आया समझ? इस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से अगर करोगे तो कोई क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। क्लियर? अब कुछ पावर पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति पर, जूल पर सेकंड में अगर शक्ति की बात हो तो उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सर अब मिटा करो, चलो जी इसको मिटा देते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन अब और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं ताकि सब वैरायटी के लगभग हो जाएं। तो जैसे मान लीजिएगा हमें दे दिया कि देखो हमें पता है शक्ति का फॉर्मूला P बराबर होता है एनर्जी, ऊर्जा, E अपॉन टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो P बराबर आ जाएगा कितना E अपॉन टी, या फिर E बराबर आ जाएगा पावर इंटू टाइम। ऊर्जा है या उष्मा बोल सकते हैं, तो Q बराबर पावर इंटू टाइम कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो जी, अब सवाल क्या दिया हुआ है? सवाल ये दिया हुआ है कि कोई द्रव्यमान है m kg का है, इसकी जो गलन की गुप्त ऊष्मा है वो निकालनी है, गलन की गुप्त ऊष्मा L ये निकालनी है, जिसे हम LF भी बोल सकते हैं जब गलन बोलते हैं। तो इसको इतनी ऊर्जा दे रहे हैं टाइम t तक, इन टाइम t, टाइम t में, समय t में P ऊर्जा दी, पावर दी, इतने जूल पर सेकंड दी, तो टाइम t में कितनी ऊष्मा जाएगी? तो टाइम t में यदि यह टाइम t में गल जाता है, अगर टाइम t में गल जाता है तो टाइम t में आपको बताना है कि इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है। क्लियर? पहले सवाल को अच्छे समझ लें। मान लो पावर ये टाइम t में ये जो था ये पूरी तरह पिघल गया, लेकिन इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मान लो टेम्परेचर T पर था, T इसका गलनांक था, गलनांक T डिग्री सेल्सियस था, तो पिघलने के बाद ये T डिग्री सेल्सियस के लिक्विड पिघली अवस्था में आ गया। तो उस केस में जो पावर दी जा रही है तो कौन से फॉर्मूले से ऊष्मा लेगा, क्योंकि T में कोई चेंज नहीं आया। भाई आप ये समझ लो, ये आपका T डिग्री सेल्सियस का M था, ये किस में आता ठोस में, अब ये क्या बदल गया T डिग्री सेल्सियस का पिघली अवस्था में आ गया, और कितनी ऊष्मा दी समय T तक, कितनी ऊष्मा दी P, पिघली अवस्था में। ठीक है, पिघली हुई
अवस्था में आ गया तो कितनी ऊष्मा ली, Q बराबर ml से, तो m कितनी, ml निकालना, और पावर कितनी, ये कितने जाएगी, पावर इनटू टाइम, इतने समय में तो पिघला, तो कितने आ जाएगी, LF बराबर Pt/m। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो आपको कई बार पावर को भी हीट की फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, जिसको पावर इनटू टाइम को ऊर्जा तो लिखना, क्योंकि ऊष्मा P क्या है, ऊर्जा की एक फॉर्म है, तो जूल पर सेकंड में दे दो तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऊष्मा की रेट कहलाती है बेसिकली, ये पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ऊर्जा अपॉन समय, ये क्या कहता है, ऊष्मा की दर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी मान लो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कि मान लो कोई रोड है, डेटा ले लेते हैं अच्छा सा, मान लीजिएगा कोई रोड है, हाँ जी, ये है इलेक्ट्रिकली हीटिंग रोड है, ठीक है, ये आपको दे दी है 90 वाट की, 90, हाँ जी, आपको दिया हुआ है कि इसमें कोई भी रोड दे दी, इसमें 300 ग्राम पानी है, 360 ग्राम पानी भरा हुआ है, 360 ग्राम पानी भरा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस से 10 मिनट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। 10 डिग्री सेल्सियस से इसका ताप कितना पहुंच जाएगा, ये आपको निकालना है। तो उसको करने का तरीका समझे। जिसमें से गर्म कर रहे हैं, इस बर्तन का जल तुल्यांक दे रखा है, जल तुल्यांक दे रखा 40 ग्राम। क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से समझेंगे। बर्तन का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, पानी का ताप भी 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका जल तुल्यांक 40 दिया हुआ है। 10 डिग्री सेल्सियस से 10 मिनट में कितना हो जाएगा, ताप जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 10 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर निकालना है आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद, और ऊष्मा देगा कौन, ऊष्मा देगा कौन, ये, और लेगा कौन, पानी और बर्तन। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा कैसे लिखेंगे, दी गई, दे कौन रहा है, रोड, तो रोड की 90 वाट दे रखी, तो 90 वाट कितने मिनट तक दी, 10 मिनट तक। तो पावर इनटू टाइम, ये आ जाएगी ऊष्मा। पावर कितनी, पावर कितनी 90 वाट 10, अब इसको जूल में है, ये तो क्या होती है, जूल पर सेकंड, 90 वाट का मतलब जूल पर सेकंड। अच्छा, हम इसको ये वाली कैलकुलेशन हम कैलोरी में करेंगे, तो काम करो, कैलोरी बदल लेते हैं। तो 90 इंटू 10 मिनट को लिख लेंगे, 10 मिनट को इसमें कर लिया, ये आ गया अपने जूल, और इसको जूल को कन्वर्ट कर लेते हैं 900, 954, 954 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 954, 1 2 3 इंटू 4.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी, एक डिवाइड करेंगे इसको 4.2 से, तो ये बन जाएगा इतने कैलोरी। तो लगभग ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 12857 कैलोरी, यानी कि 10 मिनट में ये रोड इतने कैलोरी ऊष्मा इसको दे चुकी होगी। तो इसने ऊष्मा ली, पानी ने, इसका ताप 10 से T हो गया होगा, तो मान लो 10 से T हो गया, तो ऊष्मा पानी ने भी ली और इसने भी ली, तो बराबर किसके होगी, इसी के। लेकिन ली गई ऊष्मा कैसे लिखेंगे, ली गई बराबर पानी ने ली, तो एक तो Q ऑफ पानी प्लस Q ऑफ बर्तन, बर्तन ने कितनी ली और पानी ने कितनी ली, ये निकाल लेते हैं। तो पानी की ऊष्मा ms डेल्टा T से निकल जाएगी। पानी कितना, 360 ग्राम, S कितना 1, टेम्परेचर मान लो T माइनस 10, ताप बढ़ेगा तो T हो जाएगा 10 से, तो ये आ गया। अब बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा नहीं दी ना, बर्तन का भार दिया, लेकिन बर्तन का क्या दिया, जल तुल्यांक।
यानी कि बर्तन उतनी ही ऊष्मा लेगा जितनी की 40 ग्राम पानी ले रहा होगा। तो बस पानी की निकाल दो 40 ग्राम पानी की, और 40 ग्राम पानी की निकालने के लिए हमें विशिष्ट ऊष्मा की जरूरत नहीं है, वो तो 1 होती है। तो चलो जी ms, तो 40 इंटू 1 इंटू टी माइनस कितना 10, क्योंकि बर्तन का भी 10 ही है ताप। तो कितना आ गया 360 प्लस 40 400 इंटू टी माइनस 10, इतने कैलोरी, ये कैलोरी में आएगा, ये भी कैलोरी में। अब कुल ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, कुल ली बराबर क्यू डी, तो क्यू ली बराबर क्यू डी। ली कितनी, ये 400 इंटू टी माइनस 10 बराबर 12857। कैलोरी कैलोरी में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि यूनिट की कोई दिक्कत ना आए। चलो जी इसमें t माइनस 10 बराबर 12857 अपॉन 400। चलो ये t माइनस 10 बराबर, डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइड करने पर कितना आएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16 पॉइंट, बचेगा 125, ये बच जाएगा। कितना आ गया 4 चौक 16 17, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और डेसिमल लग जाएगी यहाँ पर। और तो t बराबर, अच्छा इसको लगभग लगभग मान लो 3 4 तो 32.14 ही रहने दो, है ना, प्लस 10, तो कितना आ गया t बराबर 42.14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि 10 मिनट में उसका पानी का ताप 42.14 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हम करते हैं ना रोड से पानी गर्म करते हैं, बकेट में पानी गर्म करते हैं। जनरली मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है, सर्दियों में ठंडा पानी होता है ना, 300 ग्राम पानी गर्म कर रहे है ना, और उसको 10 मिनट तक लगा के छोड़ दिया तो लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना गर्म काफी है उस समय हमारे लिए। तो इस तरीके से हमने पहले क्या करा, कुल ली गई ऊष्मा और कुल दी गई ऊष्मा को बराबर करना है। तो दी गई ऊष्मा कौन दे रहा, रोड, तो पानी की जो रोड है वो ऊष्मा दे रही है 90 वाट की है, 90 वाट की रोड है, तो अपना इससे जूल में बदल दिया और जूल से कैलोरी में बदल दिया, और कैलोरी में इतनी ऊष्मा दे दी। ली किसने, पानी ने और बर्तन ने। पानी की तो ms डेल्टा टी, बर्तन की निकालने के लिए उतनी होगी जितनी की जल तुल्यांक, यानी कि 40 ग्राम पानी जितनी ले रहा होगा उतनी ही बर्तन का जल तुल्यांक है। ये क्या है, जल तुल्यांक, बर्तन का जल तुल्यांक है। तो जल तुल्यांक जितने भी ले रहा होगा ये उतनी बर्तन की होगी। जोड़ दिया, दोनों को बराबर कर दिया और इतना ताप यहां पर आ जाएगा। ओके, अब कुछ ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके, कुछ ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनकी बात कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। चलो जी, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जो स्टेट चेंज होती है, मान लो हाँ जी, इधर टेम्परेचर दिया रहेगा, इधर टाइम दिया रहेगा। कुछ डेटा मैं दे देता हूं यहां पर, ये 0 है, ये 40, 60, 20 और ये यहां पर 100 है,
8 7 9 6 and this is 4, this is 2 सेकंड। ये ग्राफ को कुछ नाम दे देते हैं, ग्राफ नंबर सेकंड और दिस इज ग्राफ नंबर फर्स्ट। तो पहले ग्राफ और सेकंड ग्राफ दो दिए हुए हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी ताप बदल रहा है, ऐसे देखो समय के साथ साथ ताप बदल रहा, तो यानी कि ताप बदल रहा तो यहाँ पर ऊष्मा ली होगी ms डेल्टा टी से। ms डेल्टा टी से यहाँ से ऊष्मा ली होगी तो यहाँ से उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ से यहाँ ताप सेम, इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा ml से ली होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी स्टेट में चेंज आया होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा। फिर से ताप में परिवर्तन आया, इसका मतलब यहाँ पर उसकी अवस्था में कोई चेंज नहीं आया होगा। इस तरीके से ग्राफ को पढ़ने का तरीका है। अब इस सवाल इसमें पूछेगा क्या, इसमें आपको एक चीज दे रखी है, ये दिया हुआ है कि दोनों केस में एक समान दर से ऊष्मा दी जाती है। दर से ऊष्मा जाती है, ध्यान रखिए, एक समान दर यानी कि जूल पर सेकंड, यानी कि पावर, यानी कि dq बाई dt, हीट पर सेकंड, जूल पर सेकंड। पावर की भी तो यही होती है ना। तो एक कोई सोर्स है फिक्स वाट का, 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट, मान लो 200 वाट का है तो 200 जूल पर सेकंड देता रहेगा वो। तो दोनों में जे फिक्स है, जूल पर सेकंड है, पावर का सोर्स फिक्स है दोनों में, है ना, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। तो मटेरियल उनकी स्पेसिफिकेट अलग होगी, विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, गुप्त ऊष्मा अलग होगी, तो वो निकाल सकते हैं। तो सवाल में यही पूछा है कि अगर ये सेम है, दोनों के लिए dq बाई dt सेम है, तो आपको बताना है पहला पार्ट, दोनों के गलनांक, दोनों के गलनांक बताने हैं। ग्राफ देखकर कितने पर गलने शुरू हो गए होंगे, ध्यान से देखो, 40 पर या 60 पर, तो आंसर क्या आ गया। अगर पहले ग्राफ की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस पर ये गलना शुरू हो गया, ये 60 पर गलना शुरू हो गया, तो 60 आंसर। बहुत आसान। ग्राफ में देखना कि अच्छा भाई 0 से था, यहाँ पर इसके ताप बदला, अब इसके ताप बदलना बंद होगा, इसका मतलब अब ये गल चुका है, तो ये 60 डिग्री सेल्सियस आ गया इसका गलनांक, इसका 40 आ गया। ठीक है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि भाई आपको पहले की विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और दूसरे की गुप्त ऊष्मा का रेशियो एंड तीसरे पार्ट में पूछ रहा है इनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, ये पूछा हुआ है। क्लियर? सवाल में क्या क्या पूछा है समझ में आ गया। अब देखें ध्यान से, ऊष्मा देने का सोर्स कौन है, ये पर सेकंड इतनी ऊष्मा दे रहा है, तो टाइम के साथ साथ ध्यान देखें, टाइम का ग्राफ है, तो टाइम के साथ साथ इसका ताप बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड 4 सेकंड, ये देखो ध्यान से। तो ऊष्मा ले कौन से फॉर्मूले से रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ ms डेल्टा टी से ले रहा होगा और यहाँ पर ml से, फिर ms डेल्टा टी से। तो हमें बताना है कि स्पेसिफिक हीट, अगर पहले की बात करें, फर्स्ट ग्राफ की बात करें, तो Q बराबर ms डेल्टा टी, या इस Q को हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, तो ms डेल्टा टी। बहुत ध्यान से देखें, तो मुझे निकालनी S। अगर ग्राफ को देखें, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए बात कर लेंगे, तो पावर इनटू टाइम अपॉन m इंटू डेल्टा टी। अगर ग्राफ को देखो तो क्या इस दोनों ग्राफ के लिए क्या सेम है, क्या पावर सेम है? यस। अच्छा, एक चीज और दे रखी इन दोनों में कि दोनों का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान आसान करने के लिए समान है। अलग भी दे सकता था। समान देने से क्या फायदा होगा कि P तो कांस्टेंट है ही, P तो नियत है ही, एक समान दर से, द्रव्यमान भी समान है, तो केवल समय और ताप में अंतर, ये अलग अलग है, इसी की वजह से दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं भी अलग अलग आ जाएंगी। तो अगर द्रव्यमान बराबर नहीं देता तो फिर ये भी आ जाता है इसमें अलग अलग। तो आप लिख सकते हैं S फर्स्ट अपॉन S सेकंड
बराबर, क्या ये कांस्टेंट है? यस, तो क्या बनेगा? ये भी कांस्टेंट है, ये क्या बन गया? ये तो बन गया कांस्टेंट। तो एस फर्स्ट और एस एम एल की बात करेंगे, T1 या चेंज इन टेम्परेचर ले लो, टाइम ले लो, डेल्टा टी डेल्टा टी, ये टाइम में परिवर्तन है, टाइम है, समय है, ये ताप है। तो कितना लिखेंगे? डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इंटू, और ये ताप में डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। बोलो, चलो जी, यानी कि हमने पहले विशिष्ट ऊष्मा का रेशो निकाल लेते हैं। तो ताप की बात, टाइम की बात करते हैं कि यहां से यहां तक विशिष्ट ऊष्मा होंगी इनकी? यस होंगी। और ये कौन सी विशिष्ट ऊष्मा है? गलन की। ये कौन सी विशिष्ट ऊष्मा है? गलन की विशिष्ट ऊष्मा। एक और पार्ट जोड़ देते हैं, एस फर्स्ट अपॉन एस सेकेंड, वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा बता दो, यानी कि 4 पार्ट बना दिए। चलो पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पहले की बात करो तो पहले की बात में टाइम कितना? 4 लिख दो यहां पे। दूसरे का टाइम कितना आया है गलने का? 0 से 2, यानी कि 2 सेकंड। और ताप में परिवर्तन इसका कितना? दूसरे का 60, इसका 40। 60 माइनस 0, 40 माइनस 0। ओके, ये गया 2 आ जाएगा, इससे गया ये गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये गया, तो कुल मिलाकर के 3 आ गया। आप इससे ये भी कंपेयर कर सकते हो कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है। तो आप ये कह सकते हैं एस फर्स्ट अपॉन एस सेकेंड बराबर 3, ये आंसर आ गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि एस फर्स्ट इज ग्रेटर देन एस ऑफ सेकेंड। कई बार पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्माओं पर कमेंट करो, विशिष्ट ऊष्माओं को बताओ कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, सिर्फ ग्राफ देख के बताना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं ग्राफ की। अब विशिष्ट ऊष्मा का आ गया। अब हम बात करते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन कहां हो रहा है? यहां पर, गलरी यहां पर। तो गलन के लिए कौन से फॉर्मूले से लेगा ऊष्मा? Q बराबर ml से। और दे कौन रहा है? पावर इंटू टाइम, m इंटू एल। तो L निकालना है तो पावर इंटू डेल्टा टी अपॉन m। तो क्या P अपॉन m क्या है? कांस्टेंट है, तो नियत है। तो L फर्स्ट अपॉन L सेकेंड बराबर डेल्टा टी फर्स्ट अपॉन डेल्टा टी सेकेंड। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना? चलो जी, कहां से कहां तक गला? पहले वाला 4 से 6 तक, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। और दूसरे वाले में 2 से 7 माइनस 4, 7 से 4 तक। और ये 6 माइनस 2, तो कितना आ गया? 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 2 गए 4, तो 3/4 L फर्स्ट अपॉन L सेकेंड। तो यहां से देख के बता सकते हो कौन ज्यादा कौन कम। L सेकेंड ज्यादा है, L4 कम है। तो ये भी पूछ सकता है कि L सेकेंड इज ग्रेटर देन L फर्स्ट। ये भी कह सकता है कि कौन ज्यादा कौन कम। एक ऑप्शन ये भी तो बना सकता है ना कि भाई ग्राफ देख के बताओ गुप्त ऊष्माओं का में से किसकी ज्यादा होगी किसकी कम आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, मैंने इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया अभी कि भाई वाष्पन कहां हो रहा होगा? यहाँ पे ठोस था, यहाँ पे ये लिक्विड बदला, द्रव बदला, यहाँ पर ये वाष्पित अवस्था में आ गया। तो वाष्पन के केस में भी क्या होगा? ms डेल्टा टी से लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा है। ताप में परिवर्तन हो रहा है तो कौन से फॉर्मूले से लेगा? ms डेल्टा टी से। तो फॉर्मूले में ms डेल्टा टी के हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो अगर हम सेकंड वाले की बात करें, इसको मिटा देता हूं यहां से, अगर हम इस वाले की बात करें 4th नंबर की, तो s फर्स्ट अपॉन s सेकंड बराबर वाष्पन के लिए क्या बनेगा? वाष्पन के लिए बन जाएगा, वाष्पन के लिए बन गया कितना आपके पास इसमें पहले वाला 7 से 9 तक। अच्छा, उसमें देखो ध्यान से, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इंटू डेल्टा कैपिटल T2 अपॉन डेल्टा, ये ताप का अंतर है और ये समय का। तो पहले वाले की बात करें, यहां से यहां तक 9 माइनस
7। दूसरे वाले की बात करें यहां से यहां तक 8 माइनस 6। ताप की बात करें, ताप कितना बदला यहां से यहां तक 100 माइनस इसका पहले वाले का 40 से, और ये दे रखा है 80। 80 माइनस 40 और ये दिया हुआ है 100 माइनस 60। बस रीड करना अगर आपको, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, सही से रीड करना है। इसका ताप यहाँ पे 60 है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 100 हो गया, तो 100 माइनस 60, इसका ताप यहाँ पर 80 दिया हुआ है और इसका यहाँ पर 40 दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना बनेगा? 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 6 2, तो उड़ गया, ये तो पूरा उड़ गया। 8 40 बना और यहाँ पर 40, तो कितना बच गया? 1। इसका मतलब दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं क्या है? यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा तो अलग थी, लेकिन बाष्पन की गुप्त ऊष्मा दोनों की समान आ गई। तो इसका मतलब दोनों की गलन की गुप्त ऊष्मा इक्वल रहेंगी। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। सात से 9, ठीक है। 8 माइनस 6, 8 माइनस 8 से 6 सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाले का टेम्परेचर चेंज, सॉरी सेकंड वाला ऊपर जाएगा 100 माइनस 60 और फर्स्ट वाले का 40 से 80 T2, लेकिन ऊपर डेल्टा T2 है, ठीक है। सेकंड वाले में एक मिनट कितना आया? टाइम में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, और इसमें कितना? 9 माइनस 7 के बाद डेल्टा T2 यहाँ से यहाँ तक 8 माइनस 6 इनटू ताप में परिवर्तन। देखो भाई, ताप में परिवर्तन 40 80, यहाँ पर इसका 40 है और यहाँ पर इसका 80 है, तो 80 माइनस 40 तो आया ये वाला, और इसका यहाँ पर 60 है और यहाँ पर इसका 100 ले लिया, तो 100 माइनस 60, तो ये कितना बचा? 40, 2 2 40 40, तो ये आ गया 1, यानी कि दोनों की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा सेम है। ओके, हम कह सकते हैं S फर्स्ट बराबर S सेकंड। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, स्लोप की बात कर सकते हैं। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें, इसी सवाल में समझ लेते हैं, इसको मिटा दूं यहाँ से। अगर इसी सवाल में हम और बहुत ध्यान से देखें तो पावर इंटू टाइम बराबर MS डेल्टा T, तो S बराबर पावर इंटू डेल्टा T अपॉन M इंटू डेल्टा T कैपिटल T, तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू किसके? अगर देखो टेम्परेचर अपॉन टाइम क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या बनेगा इसका? डेल्टा T अपॉन स्मॉल डेल्टा T, ये ताप और ये समय, यानी कि स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्लोप। स्लोप के इनवर्सली उल्टे, स्लोप समझते हो ढाल या प्रवणता, तो कभी कभी प्रवणता भी पूछ सकता है कि इसकी प्रवणता बताओ, या स्पेसिफिक हीट और प्रवणता में क्या रिलेशन होगा, इससे भी। यानी कि आप ये भी लिख सकते हो कि भाई S1 अपॉन S2 बराबर प्रवणताओं का अनुपात, यानी कि स्लोप कह लो या फिर प्रवणता कह लो, प्रवणता ऑफ सेकंड अपॉन प्रवणता ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से आप प्रवणताओं का रेशियो भी निकाल सकते हैं दोनों स्लोप, दोनों ग्राफ के लिए। क्लियर? तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि
अगर यहाँ पे प्रवणता की बात करें तो प्रवणता जो होती है वो इसकी विशिष्ट ऊष्मा और मास से जब आप निकालेंगे इसकी ms या यहां से जो प्रवणता का रेशियो होता है वो विशिष्ट ऊष्माओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर और टाइम के ग्राफ में। क्लियर? चलो जी, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप ग्राफ दिया होगा टाइम का और इसका तो आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ओके, ओके हो गया नोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का एक और देख लेते हैं ताकि आपको और फील आ जाए। सेम इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपके ये कैलोरीमीट्री पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। कैलोरीमीट्री वाला टॉपिक 100% आपका लगभग सभी वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ निमट चुका होगा। एक क्वेश्चन इस बार मैंने द्रव्यमान समान लिए थे, तो एक द्रव्यमान m ले लेते हैं इस बार और दूसरा द्रव्यमान 2m ले लेते हैं। दोनों को पावर सेम दे रखी, यानी कि जूल पर सेकंड, यानी कि एक समान दर से ऊष्मा दी, यानी कि dQ/dt ऊष्मा एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज पावर, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? नियत है। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी फिक्स है। अब आपको ये दिया हुआ है कि ये वाला आपका सब कुछ t बराबर 0 पर है, ये भी t बराबर 0 पर है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अभी ठोस है, दोनों ठोस अवस्था में है, तो इनके ग्राफ दिए हुए हैं। अब ग्राफ से कुछ चीजें निकालनी है, मैं ग्राफ यहां दे देता हूं आपको। चलो जी, ग्राफ दे देता हूं, ये रहा ग्राफ का ये आपको डेटा दिया हुआ है 2, 6, 8, 10। ठीक है, दूसरा ग्राफ आपको दिया है ये वाला। बारह 10 हो गया, और ये आपको 9,
10 हो गया, ये आपको दे दिया 12, ये नहीं। अच्छा जी, और ये इसके बाद ये आ गया, ये यहाँ पर दे दिया 7 और ये दे दिया 4, ये दे दिया 40, 60 और ये दिया 120, 140। टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। दो वस्तुएं दे रखी, दोनों को ऊष्मा दी, ताप 0 था, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत की। 0 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत करने पर यहाँ पर ये सॉलिड अवस्था में होगा, यहाँ पर ये पिघली अवस्था में होगा, यहाँ पर ये आपका पिघली अवस्था में इसको ऊष्मा दी तो पिघली अवस्था से फिर ये वो अपना क्वथनांक ताप पर पहुंचा, क्वथनांक ताप से फिर ये भाप में बदल रहा है, फिर उसका ताप बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है वो सुने। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, वही स्पेसिफिक हीट, इसको आप ए और बी नाम दे देते हैं कि मान लो ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, तो एस से अपॉन एस बी ये बताना है, या कौन ज्यादा कौन कम। चलो कमेंट की फॉर्म में कर देते हैं कि एस से अपॉन एस बी बताना है, कहां पर, इस स्टेट में, ठोस अवस्था में, ठोस में। पहला क्वेश्चन नंबर 2, आपको इनकी एल ए अपॉन एल बी किसमें, गलन में, गलन अवस्था में। ठीक, एक और जोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ देते हैं कि आप इनका एस से अपॉन एस बी बताओ, एस से अपॉन एस बी वाष्प में, जब वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया तब, और एल ए अपॉन एल बी फिर वाष्प में बदल सकते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 4, एल ए अपॉन एल बी वाष्प में, इन सब के रेशियो बताने। इसमें भी पूछ सकता है कि कौन ज्यादा कौन कम, 4 सवाल बना दिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर बात करते हैं इसकी, तो पहले वही चीज आप लिख लेंगे कि भाई अपने पास अगर इसकी बात करते हैं कि पावर इनटू टाइम बराबर एम एस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी, तो एस बराबर आ गया पावर इनटू डेल्टा टी अपॉन एम इनटू डेल्टा टी, और ये तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इस बार द्रव्यमान अलग अलग है तो पूरा कांस्टेंट नहीं है, तो केवल P कांस्टेंट है। P क्या है, नियत है, नियत कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये फिक्स समान दर से ऊष्मा दी जा रही है। हाँ जी, अब ये देखो ध्यान से, S बराबर ये देखो 1 अपॉन m इंटू डेल्टा टी अपॉन स्मॉल डेल्टा टी, ये क्या कहलाता था अभी बताया, स्लोप, ढलान, प्रवणता। दिस इज स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, प्रवणता। तो आप इसका स्लोप भी निकाल के कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इससे भी रेशियो निकाल सकते हो। मतलब आप इसमें ऐसे लिख सकते हो एस ए अपॉन एस बी बराबर एम बी अपॉन एम ए, उल्टा रेशियो है, इनटू स्लोप ऑफ बी अपॉन स्लोप ऑफ ए, या तो ऐसे लिख लो, या फिर यहां से देखो ध्यान से ऐसे भी लिख सकते हो एस ए अपॉन एस बी एम बी अपॉन एम ए इंटू डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी ए। चाहे तो ऐसा कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है भाई, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, तो आपकी मर्जी है। मान लो पहला वाला क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही किया था, इस बार स्लोप से करके देख लेते हैं। चलो जी, एस से एम बी कितना है 2m, इसको ए माना, इसको बी मान लिया, ठीक है। तो इसमें ए 2m है, ये m है, तो b का स्लोप बताओ, b वाला स्लोप लंब बटे आधार, तो लंब कितना 40/4। चलो जी, b का स्लोप 40/4, 40/4, और a का स्लोप, a का 60 लंब बटे 2, 60/2, 60/2। हाँ जी, m से m कट गया तो 4 धाम 40, 2 से कटा 30, तो कितना आ गया आपके पास, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2/3। तो आप रेशियो भी पूछ सकता है, या एस से इज लेस देन एस बी, ये भी कह सकते हो,
दोनों के केस में कि भाई इसमें एस इज लेस देन एस बी आ गया, 2/3 है ना, ठीक है, एस से कम है और एस बी ज्यादा है। ओके चलो जी, अब ऐसे ही दूसरी केस की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड केस, तो पावर इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम एल, यहां की बात करेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा की, तो एल बराबर पी इंटू डेल्टा टी अपॉन एम, तो एल ए अपॉन एल बी बराबर, ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी ए अपॉन बी इंटू एम बी अपॉन एम बी, उल्टा रेशियो एम का, ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी ए की बात करते हैं। ए की बात करें अगर यहां से यहां तक का टाइम कितना है, ए में 6-4 2, 6-2 6-2, और इसका कितना आएगा, यहां से यहां तक सीधी लाइन है, ये भी क्या है, सीधी लाइन है, तो 7-4 इंटू एम बी कितना 2m, ये कितना m से m कट जाएगा, तो 4/3 इंटू 2, ये 2 आ गया, 7 में 4 गए 3, 6 में से 2 गया 4, दूनी 8/3। यहाँ से आप सीधे सीधे रेशियो भी निकाल सकते हो, और रेशियो के साथ साथ आप बता सकते हो एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। इस तरीके से अब आप इसमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख सकते हो। थर्ड पार्ट में फिर से ताप बढ़ा, फिर सेम कंडीशन लगा सकते हो, फिर से आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो। तो ये 2 पार्ट मैंने किए, इसका थर्ड पार्ट में बता देता हूं आपको कैसे करना है। थर्ड पार्ट में भी एस से अपॉन एस बी, एस से अपॉन एस बी, तो वही रेशियो बनाएंगे एम बी अपॉन एम में, 2m अपॉन एम, स्लोप ऑफ बी, लेकिन कहां पर, ये कहां पर है, गलन में, वहां पर क्या थी, वाष्पन में, ये वाष्पन में है, और ये कहां पर थी, गलन के लिए। ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो इसमें देखो ध्यान से, जब स्लोप लिख रहे हैं बी का, बी का स्लोप क्या बैठेगा, यहां से यहां तक 120 माइनस 40 अपॉन ये 120 माइनस 40 कितना होगा, 120 में 40 गए, कितने बच गए 80, तो ये हो गया, और ये कितना आएगा, 9 में से 7 गए 2, क्लियर। लंब बटे आधार में इसका लंब बटे आधार स्लोप ये तो बैठेगा 120 और यहां से यहां तक 40, तो 120 में 40 जाकर कितने बचेंगे 80, तो 80/2, तो स्लोप कितना आ गया 80/2 बी का। अब ए की बात करते हैं, ए का स्लोप कितना बैठेगा जी, ये रहा यहां पर, ये कितना 140 और ये कितना 60, 140 और 60, 140 में से 60 गए, कितने बच गए 140 में 60 जाकर के भी 80 बचेंगे, ठीक है, 140 में से 60 जाकर के भी 80, और ये टाइम कितना, इसका टाइम कितना यहां से यहां तक, ये वाला 80 8 माइनस 6, ये भी 2 है, तो दोनों के स्लोप सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 80/2 दोनों के स्लोप सेम है, काट दो इसको, 80 से 80 कट गया, एम कट गया, 2 आ गया, तो एस से अपॉन एस बी 2 आ गया, यानी कि यहां पर एस से ग्रेटर देन एस बी कह सकते हो, एस से ग्रेटर देन एस बी बोल सकते हो आप इसमें, क्लियर। अच्छा, फिर फोर्थ पार्ट भी देख लो भाई, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में ये वाला लगा देंगे, एल ए अपॉन एल बी बराबर डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी, एम बी अपॉन एम बी। तो सीधा सीधा सा हिसाब देख लो, बस क्या बैठेगा, यहां से यहां तक का टाइम ए का भी कितना बैठेगा 10 माइनस 8 2, ये टाइम कितना 10 माइनस 8 2, और बी का कितना यहां से यहां तक 12 माइनस 9 3, तो 2/3 इंटू 2m/m, तो कितना आ गया 4/3, यानी कि आप बोल सकते हो एल ए ग्रेटर देन एल बी, एल ए ग्रेटर देन एल बी। बस इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। ओके, तो इसी के साथ आपका ऊष्मामिति का चैप्टर पूरी सभी वैरायटी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे की क्लास में नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800 2121 1821 799 1800 2121 799।